हेलो दोस्तों, मैं अमर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने आपके साथ दो चैप्टरों को बहुत अच्छे से कवर किया और उसी चैप्टर को मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसका आज ए लास्ट पार्ट रहने वाला है और सेक्शन नंबर 4 है विश्व अर्थव्यवस्था और उसका पुनर्निर्माण, मतलब कि उसका युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर काल का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशन किस प्रकार से इम्प्रूव हुई, और यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि 1929 से 1930 तक 4 से 5 साल किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी कोलैप्स हो गया था, विश्व आर्थिक महामंदी के चक्कर में आ चुका था, चपेट में आ चुका था। तो वही हमें देखना है कैसे फिर आकर के पूरे वर्ल्ड ने अपनी इकोनॉमी को साइकिल किया और फिर से एक नई अर्थव्यवस्था बनकर के आए। इस सारे पॉइंट की आज हमें आपके साथ बात करनी है। तो बिना देरी किए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं पहले ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपका ये प्री फाउंडेशन बैच है, मतलब कि जो फाउंडेशंस होते हैं आपके स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए, उन्हीं के लिए है। और स्पेशल क्लास 10th या जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पेशली क्लास 10th की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो भी वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। किस प्रकार से जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसका पुनर्निर्माण किया गया युद्धोत्तर काल में। युद्धोत्तर काल का मतलब है कि जो युद्ध की समय जो टाइम चल रहा था, जो उसके बाद की जो कंडीशन थी, उसकी यहाँ पे हम आपके साथ बात करते हैं। चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये था कि पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, उसके जस्ट 2 दशक बाद, 2 दशक मतलब कि आपके तुरंत आ जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग 20 साल बाद। मतलब कंडीशन क्या कि अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो फर्स्ट डब्ल्यू था, वो आपका 1914 टू 1918 में स्टार्ट हुआ और सेकंड उसके तुरंत 20 साल बाद स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो 1939 टू 1945, 14 में यहाँ पे खत्म हुआ था। तो ये देखेंगे कि आप ही देखो कि अभी विश्व पूरा वर्ल्ड कि वो पहला घाव भरा ही नहीं था, दूसरा घाव दूसरा फिर से यहाँ पे एक बड़ा सा घाव झेलने के लिए फिर से तैयार हो गया। और यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा वो उसी की बात करते हैं कि यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा और शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच में हुआ। यहाँ भी दो बड़े खेमों के बीच में था। एक गुट में धुरी शक्तियां थी, वही बात करेंगे। एक में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी था, जिसमें जर्मन, जापान और इटली थे। कौन कौन थे? जर्मन थे, जापान थे, इटली थे। इससे पहले वाले हमने भी देखा था कि पहले वाले ग्रुप में आपका ये क्या जापान शामिल नहीं था और ना इटली शामिल था। ये वाले पार्ट में हमने पहले देखा, मतलब जापान नहीं था और ना ही अमेरिका था। और इसमें दूसरा खेमा था मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में फिर से वही कंट्री आएंगे, जैसे इसमें ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, रूस है, फ्रांस आएगा, अमेरिका। इंपोर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका और रसिया एक तरफ है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि अमेरिका और रूस एक साइड है और इनकी कंडीशन आप समझिए कि कैसे यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं, क्या क्या था। चलो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि किस प्रकार से, एक सेकंड थोड़ा यहाँ आपके साथ डिस्कस कर दूं कि आप मुझे डिस्कस करना है, क्या चीजें बतानी है। चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं ये। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है मुझे कि यहाँ पे मैंने बात की कि दो ग्रुप में हुआ था। पहला ग्रुप था जिसमें था ध्रुवीय शक्तियां। कौन थी? ध्रुवीय शक्तियां था। और दूसरे ग्रुप में था मित्र राष्ट्र। वही शक्तियां इधर थी, मित्र राष्ट्र। अब इसमें कौन कौन थे? इसमें एक तरफ थे दो बड़े खेमे, फिर से दो ग्रुप पार्ट में हुआ कि पहले वाले में मैंने कहा था कि ना जापान शामिल था ना अमेरिका, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली शामिल था जिसने कर्ज बांटा था। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो रही है? इसमें ध्रुवीय शक्तियों में जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाजी ग्रुप था। नाजी ग्रुप में जिसमें कि जर्मनी क्या आएगा? जर्मनी। जर्मनी के बाद जापान और इटली, ये तीन यहाँ पे कंट्री शामिल थे इस तरफ। अगर मित्र राष्ट्र की बात करूं तो मित्र राष्ट्र में आपके आएंगे यूएसएसआर, सोवियत संघ। अभी यूएसएसआर नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, सोवियत संघ कह रहा है, ठीक है ले लो। तो
यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। यूएसएसआर के बाद फ्रांस आएगा। फ्रांस के बाद आपका अमेरिका। अमेरिका के बाद और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देश तो हम भूल ही जा रहे हैं, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन पहले भी था और इसमें भी शामिल है, और यहाँ पे ब्रिटेन पहले भी था अभी भी शामिल है, तो ब्रिटेन को हम देख सकते हैं। इस बार कुछ नए देश इसमें शामिल हुए, और नए देश इसमें कौन से हैं तो वो मैं बता दूं आपके साथ, यहाँ डिस्कस कर दूं। यहाँ पे नए कंट्री हुए हैं शामिल, जैसे इसमें अमेरिका है, यहाँ पे जापान है और यूएसएसआर है, ये देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये नए कंट्री है, इससे पहले ये नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मित्र राष्ट्रों में जो मित्र राष्ट्र हैं, इसमें ये दो कंट्री जो पावरफुल है, यूएसएसआर और अमेरिका, दोनों एक ही तरफ है, तो इस सेकंड पार्ट में है, मित्र राष्ट्र में है। वहीं आप देखेंगे जो ध्रुवीय राष्ट्र में है वो आपके स्पेशल जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन है। तो यही हमें देखना है, जिन्हें नाम से जाना जाता है। 6 साल तक ये युद्ध कितना चला वो मैं डेट भी लिख चुका था ऊपर कि 1939 से और ये चला 1945 तक, तो 6 साल तक चला ये युद्ध। जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर इसे लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे पहले वाला जो युद्ध था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो हवा में इस प्रकार से नहीं था, वो केवल मैदानों में था या फिर पानी में था, लेकिन इसमें जमीन और पानी में, ये हवा में था। मतलब यहाँ पे जो जेट थे, जेट वगैरह हवाई जहाज यहाँ कह सकते हैं, जिसमें फाइटर प्लेन वो आ चुके थे यहाँ पे, तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं बिना देरी किए। देखिए यहाँ पे इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। उस वाले में हमने देखा था कि कम से कम 1 करोड़ मौतें, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, अप्रोक्सली कह सकते हैं 4 से 5 करोड़ का नुकसान था लोगों की जान का। और इसमें क्या कहा कि इसमें कुछ कमी नहीं रहेगी मौत और तबाही होने में। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, देखो वही आया, इस जंग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 6 करोड़ लोग, उसमें तो कितने 3 करोड़, ये जस्ट उससे कह सकते हैं दुगना नुकसान, 2 गुना, 2 टाइम्स लोग मारे गए। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% करोड़ था, जो वैश्विक जनसंख्या था लगभग वो 3% था, करोड़ लोग घायल हो गए थे। इसमें टोटल एक डाटा दिया गया है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3% लोग यहाँ खत्म हो चुके थे। 3% जनसंख्या यहाँ क्या खत्म हो चुकी थी। 6 करोड़ लोग यहाँ पे जान से हाथ गंवा चुके थे। कितने और ऐसे डाटा होंगे जिनका डाटा नहीं यहाँ लिया गया है, 7 करोड़ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो वो डाटा है जो अप्रोक्सली एक मतलब अनुमान लगाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप ये देख चीजें सोच सकते हैं। अब तक युद्ध में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग मरे जिस किसी मोर्चे पर लड़े ही नहीं थे। वही बात है ना, जिनको कोई आइडिया ही नहीं था लड़ने का, जो कभी किसी ने युद्ध में ना कभी भागीदार हुए, ना कभी कोई युद्ध उन्होंने लड़ा था, ठीक है। तो ये यहाँ स्पेशल चीजें बताई गई है। यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। तो यहाँ पे दिखाई गई एक फोटो है रूस की, पूरी इमेज कि जो रूस है और जर्मनी की जो आर्मी है, जर्मन की सेना ने हमला कर दिया है। 1941 की बात है, जुलाई। रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। जो जर्मनी की जो सेना, उसको हिटलर लीड कर रहा था, जिसे नाजी ग्रुप कहते थे, और रसिया की मतलब रूस पर अटैक किया। 1941 का एक इमेज में आप देख सकते हैं। पर आगे कह रहा है कि इसमें ज्यादातर जो लोग मारे गए थे वो किसी भी युद्ध में या मोर्चे पे नहीं गए थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो चुके थे। कई शहर हवाई बमबारी, क्योंकि हवा में क्या इन पे बमबारी की जाती थी, लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए थे। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। इस युद्ध ने क्या किया, एक विशाल बेहिसाब, इस युद्ध ने आर्थिक और सामाजिक जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। कि अभी हमें जो फिर से लग रहा था कि फिर से, एक तो देखो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपनी इकोनॉमी इससे पहले कोलैप्स कर गई थी फर्स्ट वर्ल्ड के बाद, और फिर से इस इकोनॉमी पे पटरी पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तक एक घाव हमारा भरा ही नहीं था, दूसरा घाव फिर से मिल गया। और जो कहते हैं ना कि अभी एक घाव जो कम था
अब एक हाँ उससे ज्यादा था, उससे दोगुना था, उससे ज्यादा घातक था। अभी जो नुकसान हुआ था वो कम था, लेकिन इससे ज्यादा ये नुकसान, जिसमें पैसे से लेकर जान से लेकर के माल की दोनों की तबाही हुई। युद्धोत्तर काल में अगर बात करें, पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक, दैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली शक्ति बनकर के आया। अगर पश्चिमी विश्व में देखें, वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बनकर के आया। दूसरी तरफ बात करें तो सोवियत संघ। तो ये दो कंट्री यहाँ पावरफुल, यहीं से ये दो कंट्रियों के ग्रुप बनकर के आएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैप की कि ये मान लो वर्ल्ड मैप है, तो अगर ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट में जो बनकर के पावरफुल आएगा यूएसएसआर, मतलब कि रूस। तो यहाँ पे रसिया पावरफुल कैसे बन के आया, अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो दूसरी तरफ ये ईस्ट हो गया। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं वेस्ट की, अमेरिका, तो अमेरिका यहाँ पे कैसे पावरफुल बनकर के आया, तो दूसरी तरफ अमेरिका किस प्रकार से। तो ये दो खेमों की बात करूंगा, दो पार्ट के। दूसरी तरफ तो पहली तरफ पश्चिमी विश्व में, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक दूसरी तरफ वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। ठीक है, तो दूसरी तरफ आया रूस। तो यहीं से फिर देखना कि किस प्रकार से पावरफुल कंट्री बनकर के आएंगे। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता से भारी कुर्बानियां दी थी। ठीक है, देखो नाजी मतलब हिटलर की बात कर रहा है। तो जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने, जो सोवियत संघ की जनता थी, उन्हें हराने के लिए बहुत सारी मात्रा में लोग मारे गए, भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी कैपिटलिस्ट दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, मतलब अमेरिका की बात कर रहा, उसी दौर सोवियत संघ के लोग अपने देश के लिए पिछड़े खेतिहर जो किसान थे, देश की जगह एक विश्व शांति की हैसियत से ला खड़ा किया। तो विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा किया, क्योंकि कैपिटलिस्ट की कंडीशन खराब हो चुकी थी अमेरिका की, लेकिन जो खेतिहर किसान थे देश की एक जगह, विश्व की हैसियत से, विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ये किस प्रकार से एक शहर की तस्वीर दिखाई गई, सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद एक शहर सिटी है, बता रहा कि किस प्रकार से फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंडीशन इसकी देख सकते हैं कि क्या हुआ। अब हम बात करते हैं युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन के वुड्स संस्थान। ब्रिटेन वुड्स संस्थान मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि क्या क्या बंदोबस्त हुए, क्या क्या चीजें थी। अब हम बात करेंगे दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों के अर्थशास्त्रियों और राजनीतिकों ने दो अहम सबक निकाले। पहला क्या था, यहाँ पे रिजल्ट जो निकाले कि किस प्रकार के यहाँ पे रिजल्ट रहे। पहला था कि बृहद उत्पादन आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। जो कंडीशन थी उसको व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि ये जो कंडीशन थी कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर हो तो आय स्थिर नहीं हो सकती। इनने कहा अगर जो रोजगार है अस्थिर होंगे तो फिर आय भी ऐसे में स्थिर नहीं होगी। वही बात है, एम्प्लॉयमेंट है, आया गया, तो फिर यहाँ पे जो इनकम है वो कैसे यहाँ पे एकदम स्टेबल रह सकती है। स्थिर आय, जो स्टेबल इनकम के लिए पूर्ण रोजगार की भी जरूरी थी। वही बात है कि हमें स्टेबल इनकम चाहिए, तो उसके लिए एक कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत थी। कि बार बार अगर ये हो रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इकोनॉमी फिर से कोलैप्स हुई, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है उसी टाइम, तो अब तो इकोनॉमी और ज्यादा लॉस में जाएगी। तो ऐसे में हो क्या सकता है। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। जो कीमत थी, कीमत, उपज और रोजगार, कीमत, उपज और रोजगार आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार है, कीमत, पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार का दखल था वो जरूरी था, लेकिन आर्थिक अस्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सकती थी वो केवल गवर्नमेंट ही जब इसमें रुकावट डालती, हस्तक्षेप करती, तभी ऐसा हो सकता था। तो ये इनको स्टेबिलिटी आना, इनकम का स्टेबल होना पॉसिबिलिटी कम थी। अब सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड सबक क्या है, तो पहला आप देख चुके हैं। सेकंड में बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था कि बाहरी दुनिया के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन थे वो कैसे थे। इसमें था पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास क्या हो, सरकार के पास वस्तुएं हो, पूंजी हो,
श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने की ताकत उपलब्ध हो। तो ये कोई फिक्स नहीं था। उन्होंने बोला कि सेकंड पॉइंट तभी हो सकता है कि उनके आपस में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुएं हों, गुड्स होंगी, जब चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, तो पूंजी है उस श्रम की आवाजाही का नियंत्रण करने की ताकत उपलब्ध हो, इतना हो, तभी जाके इन चीजों को फिर से स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, वही बात हो गई जो अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 3 चीजों की बात कही थी, जो 3 पॉइंट की बात की, वही है वस्तुएं, पूंजी और श्रम। संक्षेप में अगर बात करें तो इधर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वर्ल्ड चल रहा था, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक तो इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए और टोटल क्या कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स का नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र को मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और इसमें ये चीजें डिसाइड की गई। ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल का नाम है। ये होटल, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है पूरी, ये पूरी जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से इस प्रकार से, क्या है इसमें, यही वो स्थान था जहां ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में इन 2 पॉइंटों की बात की गई, इन कुछ पॉइंटों की बात की गई कि एक तो इकोनॉमी को अस्थिर किया जाए, मतलब इकोनॉमी को स्थिरता लाई जाए और इसके कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। तो यहाँ पे कुछ ये बात बोली थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक नीति और वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे पॉइंट थे। अगर हम बात करें कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। जब यहाँ पे ये बातें चल रही थी तो ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था, अमेरिका में जो बिल्डिंग है वाशिंगटन DC में, यहीं पे वुड्स के सम्मेलन में एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वर्ल्ड लेवल पे जब ट्रेड किया जाता है उसके लिए कर्ज का मतलब है पैसा देता है कंट्रियों को, आर्थिक रूप से मदद करता है। जो व्यापारिक कंट्री होते हैं वो जो लेना चाहते हैं, तो IMF की स्थापना की गई और इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जहाँ पे जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन जो इकोनॉमी होती है, जो एक बकेट होती है उसमें पैसे रखे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है तो वहां से जो पैसा मिलेगा तो हमारा IMF में कितना पैसा होगा, मतलब एज अ डॉलर के रूप में, तो अमेरिका उसको मतलब जो IMF है उसको वो कर देगा, मतलब एक्सचेंज करने का काम। तो एक तो ये क्या करता है, इकोनॉमी में मदद देता है, किस चीज से, पैसे के लिए मतलब ट्रेड के लिए, तो ट्रेड करने में मदद करता है। वही लिखा है कि 2 तरह में पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करना, तो पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, IMF से करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आप बोलचाल में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और पैसे के इंतजाम के लिए ये चीजें की गई। लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया कि प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, और पैसे के इंतजाम के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, गठन किया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन किन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसमें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसलिए इनको ट्विन क्या बोला जाता है, ट्विन चाइल्ड कहा जाता है या जुड़वा संतानें कहा जाता है। इस आधार पर 2 तरह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जो कंडीशन यहाँ पे खराब थी इकोनॉमी की, और ऐसे अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, और इसी को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया, और इस संस्थान का निर्णय प्रक्रिया पश्चिमी औद्योगिक देशों नियंत्रण रहता था। जो पश्चिमी औद्योगिक देश थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे, अमेरिका विश्व बैंक और IMF को किसी भी फैसले को पर वीटो कर सकता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अमेरिका के पास ये राइट था कि वीटो कर सकता था। वीटो का मतलब क्या है, ये लिखा है, आप समझ सकते हो, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के आधार पर बन जाती थी। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो, इसमें मैं बताऊंगा कि आगे कौन कौन इसमें चीजें थी। मान लीजिए इसमें 4 मेंबर है, 4 सदस्य हैं। अगर 4 सदस्य से, जैसे मैंने नाम लिया इसमें भारत है एक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
भारत है, दूसरा इसमें कह दिया अमेरिका है, अमेरिका है, ठीक है। एक रूस बता दिया, रूस है, इससे मैंने चाइना कह दिया, चीन है। अब कोई फैसला आया इस प्रकार से जिसके द्वारा लिया जाना है, अगर इन चारों में से किसी एक कंट्री ने भी वीटो कर लिया, मतलब कि इसकी सहमति नहीं बन रही है, और ऐसे करके फिर उस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी जो विनिमय जो दरें थी उन पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा जैसे कि भारतीय मुद्रा है रुपया, रुपया डॉलर के साथ निश्चित विनिमय दर से बांधा हुआ था। यहाँ पे डिसाइड था किस प्रकार से जो डॉलर है वो रुपया है उससे कैसे उसको एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा। तो इनके आपस में निश्चित विनिमय दरों पर एक यहाँ पे डिसाइड था $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे। तो एक चीज डिसाइड कौन करता था, ये डॉलर का मूल भी सोने से बधा हुआ था, डॉलर भी डिसाइड किससे होता था, तो ये सारे एक दूसरे से डिसाइड थे। जैसे डॉलर है, अब डॉलर किससे कंपैरिजन था, डॉलर था किससे, इंडियन करेंसी से। अब डॉलर की जो प्राइस थी वो रुपए से, मतलब रुपए की जो प्राइस थी डॉलर से, और डॉलर की जो प्राइस थी वो किससे डिसाइड होती थी, गोल्ड से, सोने से। तो वो सोने से बधा हुआ था और $1 की कीमत 35 ऑन्स सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। एक उसकी यूनिट है, तो देख लेना ऑन्स क्या है, मैं बता भी दूंगा क्या है बाद में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये 4.1 कंप्लीट हो गया। अब आता है, ये हमने यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, जिसमें एक IMF संस्था थी और दूसरी थी आपकी वर्ल्ड बैंक, मतलब कि विश्व बैंक। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका के वाशिंगटन में, उनकी दो संस्था बनने से किस प्रकार से इसने, आप यहाँ जब बताओगे कि कैसे जो विश्व की इकोनॉमी थी फिर से पुनर्निर्माण किया गया और फिर से वो पटरी पे लाए उस इकोनॉमी को बचाने के लिए, इसके लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें से एक सम्मेलन किया गया ब्रेटन वुड्स, जिसमें कि WB और वर्ल्ड बैंक, और एक उसकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई, ठीक है। समझते हैं, बात करते हैं आगे। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष क्या थे, तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि, तो जापान के लिए आय में वृद्धि युग का एक सूत्रपात किया और 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना जो थी 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी और विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। और इस दौरान ज्यादा समय अधिकांश औद्योगिक जो देश थे बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही, जो बेरोजगारी थी। दशकों में तकनीक उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ और विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश करने लगे। यही हुआ, जो विकासशील जो देश थे वो विकसित देशों के, औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने के लिए एक यहाँ पे जी तोड़ क्या करने लगे, कोशिश करने लगे। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। कोशिश कर रहे थे इसी, उन्होंने आधुनिक तकनीकी के चलते वाले षड्यंत्रों के लिए उपकरणों के आयात बेहिसाब पूंजी का निवेश किया, बहुत ज्यादा यहाँ पूंजी का निवेश किया। यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, इसमें क्या है तो आप देखो। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन कहा जाता है, MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, या फिर इनको बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 से की गई। ये मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा है, जैसे कि भेल है, सेल है, इन कंपनियों की बात कर रहा है। दशक में की गई थी। 50 और 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे, तो पश्चिमी यूरोप एवं जापान में भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलने हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे। उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 से और 60 के दशक में एक विशेषता थी। इनके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी जो कंपनियां होती थी तुरंत उन्हीं देशों में लगने पड़ते थे जहां भी अपने उत्पाद को बेचा चाहते थे, और घरेलू उत्पाद के रूप में काम करना पड़ता था उनको, वही घरेलू उत्पाद के रूप में, ठीक है, ये देख लेना। अब आते हैं औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के, जो अभी औपनिवेशीकरण का सिस्टम आ रहा था, जो सब कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म होकर के कि जो गुलाम थे ब्रिटेन के, कॉलोनियां थी ब्रिटेन की या यूरोपियन कंट्री की, अब वो सब लोग स्वतंत्र होने लगे धीरे धीरे। कॉलोनियलिज्म का सिस्टम खत्म होने लगा, कॉलोनी सिस्टम खत्म होने लगा, और सब लोग क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। वही यहाँ हमें देखना है कि कैसे स्वतंत्र हुए। सेकंड विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक
जो यूरोपीय औपनिवेशिक का जो शासन का जो सिस्टम था अधीन था, अगले 2 दशकों में, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका के जहां तरफ उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे, जो देश थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। क्या बन चुके थे? डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस कंट्री बन चुके थे। लेकिन ये सभी देश अभी गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चलते औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। वही बात है, अभी तक जो उनको रेगुलेट कर रहे थे, जो व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिस्टम था, जो बैंक सिस्टम था, जो मतलब कि कंट्रोलिंग था, वो सब किसका था? ब्रिटेन का, यूरोपियन कंट्री का था। अब अचानक से कोई छोड़ दे और फिर उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो उनको अभी ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा इंपोर्टेंट रोल भी नहीं दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमी में, बैंकिंग चलाने में, किसी भी प्रकार की सोसाइटी को रेगुलेट करने में। क्योंकि वो अभी तक जो भी काम किया था उन्होंने सब नीचे दर्जे पे काम किया था, या ग्रुप डी वाली पोस्टें थी, या फिर जैसे कि चपरासी की पोस्ट है, इस प्रकार के लेवल पे वर्क किए थे। उन्हें ना कोई पॉलिसी का पता था, ना सब सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, कि सोसाइटी कैसे रन करेगी, सोसाइटी को कैसे रन किया जाएगा, ये सब चीजें वो नहीं जानते थे। इसलिए उनके सामने औपनिवेशिक शासन जब खत्म हुआ तो ये जो चीजें थी वो सारी की सारी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। IMF और वर्ल्ड बैंक गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों के पूरा करने के लिए हुआ था। इंपोर्टेंट है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने किसको हेल्प की? तो एक केवल पैसे वाले कैपिटलिस्ट को, उनकी इमेज को इंप्रूव करने के लिए कर रहा है। अभी गांव-गांव जाकर के, ये ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक गांव-गांव जाएगी कर्ज देगी किसानों को, या IMF गांव-गांव जाकर के उनको कितना नुकसान कितना फायदा हो रहा है इस चीज को देखेगी, तो ये बिल्कुल नहीं था, पूरा करने के लिए था। और ये संस्थाएं भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या, विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थी। वही बात आ गई, यहाँ पे जो गरीब थे उनकी किसान प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर सकती थी, ना उनकी कंडीशन को सुधार सकती थी। वही बोला है कि समस्या विकास कमी से निपटने से दक्ष नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से यूरोप और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण किया था, उसके कारण ये IMF और वर्ल्ड बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक में आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा धन देने लगे थे। क्या देने लगे थे? कि पहले से ज्यादा धन देने लगे थे, जो विकासशील देश पर भी पहले से ज्यादा धन। तो आखिरी सालों में जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान थी, जो विकासशील देश थे, उससे भी ज्यादा पैसा यहाँ ये लोग देने लगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुनिया के अल्पविकसित जो भाग थे, अल्पविकसित में स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं अफ्रीका की, जिसने उपनिवेशित और पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी पिछड़ेपन के घर से बाहर निकालने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। इंपोर्टेंट वही है कि जैसे अब अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल बनकर के आया, लेकिन अमेरिका भी तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन के कंट्रोल में रहा था, मतलब कि ब्रिटेन की ही कॉलोनी रहा था अमेरिका भी। अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल होने के बाद भी एक टाइम ऐसा था अमेरिका का कि वो भी किसके कंट्रोल में रहा? ब्रिटेन के। अब हम बात करते हैं औपनिवेशीकरण अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा, जमीन अभी भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था। वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। ब्रिटेन क्यों छोड़े? वही देखो कि भारत में भी जैसे गोवा है, दमनदीप है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, ये बहुत सारी टेरिटरियां ऐसी थी कि आप देखो कि गोवा को 1961 में छोड़ता है, और भी जो पार्ट थे किसी को 1954 में छोड़ता है, कि हम 1947 में आज़ाद होने के बाद फिर भी एक कुछ पार्ट ऐसे थे जो बाद में अभी भी ब्रिटेन के गुलाम बने रहे। वही यहाँ बताया है, एक यहाँ पे मीनिंग आई आया शुल्क, ये देख लो, किसी भी दूसरे देश के आने वाली जो चीजें थी उनको वसूल किया जाने वाला शुल्क होता था एक, और शुल्क उस जगह से लिया जाता जहां से वह चीज देश में आती है, यानी कि सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। ठीक है, सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं, कई बार अमेरिका जैसे आज शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधन का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। कई बार जो अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, जो विकासशील देश थे प्राकृतिक संसाधनों, वही हुआ कि सब उनने जो विकासशील देश थे जैसे कि इंडिया है,
अफ्रीका था, चाइना था, जो अभी नए नए निकले थे, इतने टाइम से गुलाम थे, उपनिवेश थे, कॉलोनियल थे, सिस्टम के अंडर में थे। तो इनको एकदम से आज़ादी मिली, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो बहुत सारे देशों ने यहाँ पे अपनी अपनी कंपनियां लगा के रखे थे, जो फैक्ट्रियां लगा के रखे थे, जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स थे बहुत ज़्यादा उनका क्या कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधनों को बहुत कम कीमत पर, एक कम कीमत देकर को उनको ले रहे थे इनसे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ज्यादातर विकासशील देशों के पास 50-60 के दशक में पश्चिमी जो अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समय को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एनआईईओ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद समूह जो ग्रुप बना G77, क्या ग्रुप बना, G77 के रूप में संगठित हो गए। एनआईईओ से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर ही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है, ये बेसिक है, ये आप यहाँ देख लेना, कुछ ग्रुप बने। अब आते हैं ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स कैसे समाप्त होगा, जो अभी पावरफुल बनकर के आया था, और यहाँ पे वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। कैसे पूरी दुनिया एक साथ फिर से यहाँ पे दिखेगी, एक साथ देखते हुए, और पूरी दुनिया का जो ट्रेड था कैसे फैलता चला गया। सालों की अगर बात करें, सालों के स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद इधर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका को वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था यहाँ पे, और अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा मतलब सबसे टॉप करेंसी बन चुका। पहले जितना सम्मानित और निर्बाध नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की भी कीमत गिरने लगी। हुआ क्या कि सोने की जो तुलना में जो डॉलर था उसकी कीमत गिरने लगी, और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमयी अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। 70 के दशक तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो संस्थाएं थी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देशों के जो कर्जे थे और जो विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के साथ व्यवसाय बैंकों को निजी ऋणदाता संस्थाओं को कर्ज लेने के लिए शरण ले सकते थे। अब उन्हें पश्चिम विकास व्यवसाय बैंकों को निजी ऋणदाता की संस्थाओं को कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज का जो संकट पैदा हुआ होने लगा, जिसके कारण गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगी। अफ्रीका और जिसमें हम लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। औद्योगिक विश्व की बात करें कि बेरोजगारी की समस्या फंसने लगा। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन होने लगी, और 70 के दशक में मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में वहां काफी बेरोजगारी रही, और 70 के दशक में आते आते सालों बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी एशिया के ऐसे उत्पाद केंद्रित करने लगी जहां वेतन बहुत कम था। वही बात है कि फिर से वही चीजें आना, बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें होने लगी। 1949 में चीन क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, क्योंकि चाइना को वर्ल्ड की इकोनॉमी से मतलब ही नहीं था। क्योंकि चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे की बिखराव तथा अब इम्पोर्टेंट था चाइना की यहाँ स्टोरी स्टार्ट हुई है कि चाइना ने क्या कहा कि चाइना को सच में मतलब ही नहीं था कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और सोवियत यूरोप और सोवियत शैली की व्यवस्था से समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों की बात करें कि वेतन तुलनात्मक रूप से बहुत कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन जो टेलीविजन थे, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में बने होते थे, या वहां के जैसे ही लगते थे, या वहां जैसे लगते थे वह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था, वहां के जो कम लागत पर बनाए गए, खास तौर पर वहां के कम वेतनों पर नतीजा था। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उनको जो भी पैसा मिलता था, जो भी चीजें मिलती थी कम पैसे में, उसमें वो लोग काम कर रहे थे। यही रीजन था कि चाइना में एक स्किल आई, जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन आदि को सबसे ज्यादा सस्ते खिलौने, मोबाइल फोन, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोगों ने कम प्राइस पर मतलब कि कम पेमेंट पर काम किया। उद्योगों में कम वेतन मिलता था उन लोगों को, देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभाव पर भी असर पड़ा। पिछले दशक में भारत और चीन की बात करें, भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक
जो पूरी तरह से बदल चुका था। जो आर्थिक कंडीशन थी पूरी चीजें क्या पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। ठीक है, तो आर्थिक पूरी भूगोल पूरा क्या हो चुका था, यहाँ पे पूरी तरह से भूगोल जो इसका था वो भूगोल चेंज हो चुका था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके साथ ठीक है, ये मैंने आपके साथ एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया। अब हम कुछ देखते हैं, कुछ वोकैब है नए, तो वो देख लो आप। यहाँ पे शब्द है विनिमय दर। विनिमय दर क्या होती है, बार बार ये शब्द आ रहा है, मैं समझा सकता था लेकिन मैंने कहा इसका आगे बुक में दिया हुआ है, उसी के शब्दों में बात कर लूं। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को, जो नेशनल करेंसी होती है, जो राष्ट्रीय मुद्राएं होती है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, कंपेयर किया जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विनिमय, मतलब कि एक हो गई एकदम स्टेबल, एक होती परिवर्तनशीलता जो हर बार चेंज होती रहती है। अब स्थिर विनिमय दर क्या है वो समझो। पहली आती है स्थिर विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। ऐसी विनिमय दर ऐसी चीजें कि वो एकदम स्टेबल हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए। अब उसे न तो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, न कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इनको परिवर्तन करने के लिए या इनके उतार चढ़ाव के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इसमें इनके उतार चढ़ाव के लिए क्या करना पड़ता है, नियंत्रण, सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी विनिमय दर को क्या कहा जाता है, स्थिर विनिमय दर। एक होती लचीली या परिवर्तनशीलता जो चेंज होती है। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं को बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। ये कह सकते हैं फ्री इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है, फ्री मार्केट। ये क्या कह सकते हैं, फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट। ये पूरे मार्केट को छोड़ दिया जाए, जैसे कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दी, जिस प्रकार से डिमांड होगी उसी प्रकार से सप्लाई होगी, उसी प्रकार से उसकी प्राइस जो होगी नीचे ऊपर घटेगी बढ़ेगी, वो प्राइस वो घटती बढ़ती रहती, तो उसको मार्केट डिसाइड करता है, ना कि कोई गवर्नमेंट। लेकिन अगर बात मैं करूं इंडिया मार्केट की, तो इंडिया मार्केट में कोई प्रोडक्ट या कोई प्राइस नहीं बढ़ सकती या रसिया जैसे कंट्री में, जब तक कि गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो ऐसे कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो ये आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये रहा, मैंने आपके साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट की बात की। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं कि 17वीं सदी में पहले होने वाले आदान प्रदान, उदाहरण दीजिए कि 17वीं सदी में पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में सुना बताइए कि जो चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम हो रहा था, जैसे उन्होंने कहा एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में बताइए। एशिया से किस चीजें, जैसे एशिया से कॉटन जा रहे थे, कपड़े जा रहे थे, मसाले जा रहे थे, इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। और अमेरिका महाद्वीपों से बता सकते हैं किस प्रकार से जब क्रिस्टोफर कोलंबस गया तो वहां से वो चीजें लाया, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे जैसे कि वहां से स्वीट पोटैटो है, टमाटर है, आलू है, ये चीजें थी। और उसमें और भी चीजें थी, जैसे कि आपके स्वीट पोटैटो मैंने बोला, तंबाकू है, और भी चीजें जो थी जैसे कि मक्का वगैरह, ये सारी चीजें लाए। तो एग्जाम्पल बता सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका के भूभागों के अपने विषयीकरण में किस प्रकार से मदद की। वही कह रहा है कि अमेरिका को किस प्रकार से कंट्रोल किया इन बीमारियों ने। तो हमने बात की थी चिकन पॉक्स की, जो छोटी माता बोलते हैं ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ने कैसे करके एक वेपन्स बन करके सामने आया, तो ये आप बता सकते हैं। निम्नलिखित प्रभाव की व्यक्त करती है, जैसे कॉर्न लॉ क्या था, ये हमने बात की थी कि जो कॉर्न लॉ का सिस्टम था, किस प्रकार से वहाँ के व्यापारी प्रभावित थे और किसानों की आय यहाँ पे कम होने की वजह से इस चीज का विरोध कर रहे थे। और व्यापारी चाहते थे कि जो चीजें थी कि इंडिया का जो मतलब जो कॉर्न लॉ का जो सिस्टम आया कि विदेशों से ज्यादातर चीजें आयात की जाए, और जबकि जो अमेरिका के किसान थे उनको वो चीजें अच्छी प्राइस नहीं मिल पा रही थी, और कॉर्न लॉ का सिस्टम आया था। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट का आना क्या था, तो यहाँ पे पूरे जानवर एक साथ पूरे खत्म हो गए थे। रेंडर पेस्ट एक बीमारी थी जिससे पूरे जानवर 90% पूरे अफ्रीका के जो जानवर थे, वहाँ के जो पशु थे, वो सारे खत्म हो चुके, और ऐसे करके अफ्रीकन लोगों की कंडीशन और खराब हो चुकी थी। तो ये रेंडर पेस्ट के बारे में बता देना। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत क्यों हुई, विश्व युद्ध के कारण, तो ये भी बता दो, क्योंकि उन्हें कोई लड़ने का ऐसा कोई आइडिया तो था नहीं जब वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था पे महामंदी का क्या प्रभाव हुआ, तो ये आप लिख सकते हो आराम से, ये आराम से आप आंसर मुझे बता देना। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, अपने उत्पादन के लिए एशिया देशों में स्थानांतरण करने का फैसला क्यों किया, तो ये बता देने के उसके रीजन क्या थे। एक तो सस्ती चीजें थी, सस्ती लीवर मिलती थी, ये सब चीजें आप आराम से दे सकते हैं। खाद्य उपलब्धता जो फूड की वो थी
तकनीक के प्रभाव से दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए 2 उदाहरण दें। अब ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था? तो इसका मतलब क्या था कि विश्व को अर्थव्यवस्था को फिर से यहाँ पे स्टेबल करना था, फिर से चीजें थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कल्पना करें, ये चीजें बेसिक क्वेश्चन है, आप बता दो। ये प्रोजेक्ट का आ जाएगा, परियोजना का वर्क है। लिखा है कि अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। सोना हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था? खनिक कौन लोग होते थे, उनका जीवन कैसा था, ये बता सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का वर्क है आपका। और कैरिबियन क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंडिया का सिस्टम था, ये आप बताना। ऐसे कल्पना करें कि आप एक कैरिबियन क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर हैं, वो बता रहे हैं, और आप इस अध्ययन में पढ़ चुके हैं। विवरण के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करें। अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें वहाँ पे, कि वहाँ के बारे में एक स्टोरी बताएं कि आप गिरमिटिया मजदूर बनकर के फिजी में या कैरिबियन कंट्री में कहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आपका कंडीशन हो रही है, वहाँ से एक लेटर लिख करके बताना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 तरह की गतिविधियों का प्रभाव व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतिविधियों की भारत और भारतीयों से संबंधित एक उदाहरण है, उनके बारे में संक्षेप में बताएं। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, बता सकते हो आराम से क्या है। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 से किस आधार पर ब्रिटेन विश्व की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया का कहा जा सकता है? तो ये भी आप यहाँ बता सकते हो क्या है। ये बेसिक थी, ये हमने आपके साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। आज आपका जो चैप्टर है 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है। आराम से आप समझ सकते हो। कुछ यहाँ पे मुझे आपके साथ बात करनी है, वो देख लो कि यहाँ मैं स्पेशल जो बात कर रहा हूं आपके साथ, वो आपके यूपीएससी, एसपीएससी मतलब स्टेट पीएस, यूपीएससी, एसपीएससी, सीडीएस है, एनडीए, सीएपीएफ और भी जो अदर्स एग्जाम्स हैं, उन सब के बेसिक कोर्स हैं। अगर मैं बात करूं इसमें जो बच्चे देखना चाहें, या प्री फाउंडेशन बैच भी हो सकता है, ये आपके स्पेशल जो एनसीईआरटी का प्री फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। इसमें सारी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन सारे एग्जामों के लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, वो आपके कर रहा हूँ। कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे जो क्लास 10th के स्टूडेंट है वो भी एक पार्ट देख सकते हैं आपके, और जो प्री एनसीईआरटी, प्री फाउंडेशन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। सीबीएसई के यहाँ बच्चे देख सकते हैं, सारे स्टेट बोर्ड के भी जो बच्चे हैं जिनके में हिंदी मीडियम है, और जितना टॉपिक यहाँ अंडरस्टैंडिंग वाला तो हिस्ट्री तो देख ही सकते हो, उसमें दिक्कत थोड़ी है कि आप आराम से इससे हेल्प ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या मुझे बताना है, क्या समझना, यहाँ मैं आपके साथ स्पेशल में बात कर रहा हूँ। यहाँ समझिए, यहाँ स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ इतिहास की। इतिहास मतलब आपके साथ हिस्ट्री की। और हिस्ट्री एक पोर्शन ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि इसको हर कोई टीचर हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टोरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं और इन स्टोरियों को कवर करना इतना आसान नहीं होता है। ये हमारा जो कोर्स है, ये हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका बेसिक एनसीईआरटी, और जो आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए रहेगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। और ये जो हिस्ट्री की जो आपको देने वाला है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला है। क्या देने वाला है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इन एग्जाम को अगर हम फोकस करते हैं तो कौन कौन देखना है, तो इसमें हमें सबसे पहले एनसीईआरटी की बात कर दूं कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, जिसमें ए एंशिएंट एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट पढ़ेंगे जो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीधा जंप करेंगे इस एनसीईआरटी की में ही मैं बात करूंगा एनसीईआरटी 12th की। एनसीईआरटी 12th की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बात यहाँ पे 6, 7, 8 में बेसिक चीज समझाई गई है, वही आपको यहाँ पे एंशिएंट वाले पार्ट में, ये मेडिवल और यहाँ पे मॉडर्न। तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न वाले पार्ट में 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर क्लास 9th की और 10th की और 11th की एनसीईआरटी का क्या? तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ क्या है, जो 9th की और 10th की जो एनसीईआरटी है, तो आपको इसमें समझना है कि इन क्लास की एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस कितनी है, क्या चीजें हमें समझनी है कि 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी।
अब इसमें क्या है, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, ये बेटा स्पेशल मैं बात करूं कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ समझना है कि ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब आपको अगर हिस्ट्री सच में समझना है तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं, जैसे हमने आर्थिक मंदी की बात की, तो आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव, तो उसके लिए आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि आपको समाजवाद का कॉन्सेप्ट समझना है, सोशलिज्म का, कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, वो कैसे बना, तो इसके लिए आपको रूस की हिस्ट्री, रूस के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको 9th 10th की एनसीईआरटी से समझ में आएगा। ये कहां से मिलेगा, 9th 10th की एनसीईआरटी। इसलिए मैं एक कोर्स जो आपके लिए पढ़ा रहा हूं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोला फिर इन्हें वन एकदम आपके साथ जो चीजें लाएंगे, वन शॉट वीडियो लाएंगे हम, इनके बहुत बेसिक करेंगे, जो स्पेशल टारगेट स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स हो गए। जैसे अभी नहीं पूछे कि सीडीएस एनडीए जैसे एग्जाम में यहाँ जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं इन एग्जामों, जैसे पेटेंट बुट्स के पर्पज क्या थे सम्मेलन के, सीधा पूछेगा। और पेटेंट बुट्स के बाद किन सम्मेलन के बाद कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको स्टेबल किया गया, मतलब कि उनको फॉर्म किया गया, तो बता सकते हैं कि एक तो WB था, क्या था, एक तो आपका WBB था और दूसरा था IMF, ये दो थे, ठीक है। किस प्रकार से इनकी वो ही मीटिंग कहाँ हुई, तो वाशिंगटन डीसी में हुई। तो क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा है, सारा जो क्वेश्चन का बेसिक जो आ रहा है वो एनसीईआरटी से आ रहा है। अब जो हम बात करेंगे, सारे कोर्सों की बात करेंगे, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत जल्द मैं आपके साथ क्लास 9 और भी अलग क्लासों की हिस्ट्री लेकर के आने वाला हूं। इसके 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, और जैसे ये सिलेबस होगा, टाइम तो लगेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे एनसीईआरटी को। ये सारी जो पढ़ेंगे हम लोग, मैं इसकी ये पूरा न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो भी मैं इसके साथ मर्ज करने वाला हूँ, उनकी भी हम देखने वाले। क्योंकि क्या है, अगर इन एग्जामों को हमें समझना है तो फैक्ट अलग चीज होती है, फैक्ट का कॉन्सेप्ट अलग है और कॉन्सेप्ट अलग होता, जो कॉन्सेप्ट रहता है वो अलग रहता है। फैक्ट एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट एक अलग। तो फैक्ट जो है वनडे एग्जाम में, कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो यूपीएससी, पीएससी और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स हैं, या फिर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि उसने पूछेगा आपसे, ग्रुप डिस्कशन का दे दे कि जो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी 1929 में, उस समय इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट, इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट हुई तो कितनी हुई और किस ग्रुप पर जाकर के इफेक्ट हुआ। जिसमें कोई भी सोसाइटी 3 ग्रुप में होती है, एक अपर लोग होते हैं, एक लोअर होते हैं, एक मिडिल क्लास होते हैं। तो अपर और मिडिल पर कोई असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जहाँ थे सर्विस सेक्टर में, और अपर लोग ज्यादा थे, वो लोग चीजें जो उनकी होती थी, जैसे बिल्डिंग है, मकान है, या फिर उनकी जमीन है, वो किराए पे दी, तो उनको भाड़ा कंटिन्यू मिल ही रहा था। लेकिन अब वही थर्ड ग्रुप की बात है, अब वो लोग ज्यादातर या तो मतलब किसान लोग थे या मजदूर थे डे बाई डे। अब वो काम करें तो ना उनको वो पैसा मिल रहा था, और जो भाड़े पे जमीन लिए थे जमींदारों की, ना उनका वो कर्ज मतलब ब्याज चुका पा रहे थे, ना उनका वो भाड़ा ना रेंट दे पा रहे थे। तो ये चीजें हमें समझनी है, बेसिक एनसीईआरटी सबको समझना है। अभी मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपकी जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करूंगा, ये वाली सीरीज पढ़ेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हिस्ट्री और जियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को पहले समझना है। और जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और एक एक चैप्टर की बात करेंगे, तो आपको अच्छे से चीजें समझनी है। मैं बता दूं कि जो क्लास 9 के लिए, क्लास 9 की जियो नरवीन सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, टोटल इंग्लिश मीडियम में है। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी प्री फाउंडेशन के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी को वहाँ पे देख सकते हैं और अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मेरे साथ भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। ये 2 सीरीज तो आपके साथ चली रही है, बहुत जल्द हम इंग्लिश मीडियम की भी यहाँ पे क्लास 10 के एनसीईआरटी ले आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी 2 टॉपिक हैं, एक तो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है यूरोप का, और दूसरा पढ़ना है हमें प्रिंट कल्चर। तो मैं कोशिश करूंगा कौन सा हमें पढ़ना है, कि किस प्रकार से जो प्रिंट का सिस्टम आया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।